स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से मध्यकालीन इतिहास विषय पर बातचीत कर रहे थे और मध्यकालीन इतिहास विषय में मुगल साम्राज्य टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने जहांगीर तक की सारी मुद्दों पे बातचीत किया था। आज जिस मुद्दे पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं वो मुद्दा है जहांगीर के बाद आने वाला मुगल साम्राज्य का अगला शासक शाहजहां से संबंधित सारी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। शाहजहां से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उस मुद्दों को देखा जाए तो इसके जीवन परिचय को, इसकी राज्याभिषेक को और साथ ही साथ इसकी उपलब्धियों को, ये तीन बातें जो हैं इसके जीवन परिचय, राज्याभिषेक और उपलब्धि से रिलेटेड, ये तीन मुद्दों पे मैं आज बातचीत करूंगा। और इसके बाद जो इसका पार्ट 2 लेकर के आऊंगा उसमें मैं बात करूंगा शाहजहां का साम्राज्य विस्तार, हुए विद्रोह और साथ ही साथ शाहजहां के अंतिम जीवन में जो उसके बच्चों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ जाता है, तो उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर के हम पार्ट 2 की वीडियो में आएंगे। यानी आज जो हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं वो स्पेशल पढ़ाई क्या चलेगा, वो चलेगा इसके जीवन परिचय से संबंधित मुद्दों पे, इसका राज्याभिषेक से संबंधित मुद्दों पे और साथ ही साथ गद्दी पर बैठ करके इसने कितनी सारी उपलब्धियों को सुशोभित कर रहा है, कितने सारे कार्यों को कर रहा है, उन सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे। फिर दूसरी क्लास में मैं आपसे बातचीत करूंगा इसके साम्राज्य विस्तार, विद्रोह और साथ ही साथ उत्तराधिकार के युद्ध से संबंधित मुद्दों पे। क्लास का संचालन करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर अभी भी आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिएगा ताकि आप लोगों के सहयोग को लेकर के मैं निरंतर पूरी उत्साह के साथ गुणवत्तापूर्ण कंटेंट अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक उपलब्ध करवाता रहूं। तो हम चलते सीधे अपनी क्लास पे, क्लास का संचालन करते हैं। शाहजहां जिसके बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं 1628 से लेकर के सत्ता को संचालित करेगा और 1658 के आसपास देखा जाए तो इसका देहावसान हो जाएगा। इन सारी मुद्दों पे हम लोग बातचीत करते हैं। इसके जीवन परिचय पे अगर एक नजर डाला जाए तो जो इसका जन्म बताया जाता है 1592 के आसपास इसका जन्म बताया जाता है और जो जन्म स्थान था वो था लाहौर। लाहौर में ये पैदा हुआ था। जब ये पैदा हुआ था तो इसके बचपन का जो नाम था वो खुर्रम था। जो शाहजहां के नाम से बहुत ज्यादा ये चर्चित रहता है वो शाहजहां दरअसल उसका नाम नहीं था बल्कि जहांगीर के द्वारा दिया गया वो उपाधि था। तो बचपन का जो इसका नाम था वो खुर्रम के नाम से जाना जाता है। इसकी माता जो थी जगत गोसाई थी। मैंने जोधपुर के शासक उदय सिंह की पुत्री जो जगत गोसाई थी, इसी जगत गोसाई के गर्भ से ये पैदा हुआ, खुर्रम पैदा हुआ था। अगर शाहजहां के बारे में देखा जाए तो शाहजहां जो था इसके पिता का नाम तो बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं जहांगीर का इसके पिता का नाम जहांगीर था, वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है। सारे जितने बादशाह हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सब पुत्र ही उत्तराधिकार के रूप में चलते आएंगे। 1612 के आसपास अगर देखा जाए तो 1612 के आसपास जाकर के आसफ खां की पुत्री थी, उसका नाम अर्जुमंद बानो बेगम बताया जाता है। इस अर्जुमंद बानो बेगम के साथ वो वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेता है और अर्जुमंद बानो बेगम के साथ जब ये वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेता है तो उस अर्जुमंद बानो बेगम को एक उपाधि से संबोधित करता है और वो उपाधि जो दिया था वो उपाधि था मलिक ए जमानी की उपाधि से उसे संबोधित किया था। ये वही मलिक ए जमानी है या अर्जुमंद बानो बेगम है जिसे इतिहास में बहुत चर्चित नाम मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो अर्जुमंद बानो बेगम थी, इस अर्जुमंद बानो बेगम के गर्भ से 14 संतान हुए थे, 14 संतान की प्राप्ति हुआ था। लेकिन जो 14 लड़के को ये पैदा की थी उन 14 लड़कों में 4 पुत्र और 3 पुत्री देखा जाए तो जीवित बचे थे, बाकी बच्चे की मृत्यु बताई जाती है। जो 4 पुत्र बचे थे इन 4 पुत्रों में एक दारा शिकोह था जिसको शाहजहां ने युवराज घोषित किया था। दूसरा जो पुत्र था वो औरंगजेब था जिसको दक्कन का गवर्नर बनाया था। तीसरा जो पुत्र था सुंजा था जो बंगाल का गवर्नर था और चौथा पुत्र जो बताया जाता है मुराद बख्श था, ये मालवा यानी कि गुजरात के क्षेत्रों का गवर्नर पद पर नियुक्त किया गया था।
चार पुत्रों का इतिहास कुछ ये बताया जाता है। आगे चल के इन चारों पुत्रों में पिता के बुजुर्गा अवस्था में आकर के ये युद्ध करेंगे, उत्तराधिकार के युद्ध के नाम से वो जाना जाएगा, जिसके बारे में हम लोग पार्ट 2 में सारी बातचीत करेंगे। इसके पास इसकी जो तीन पुत्रियां थी, अगर उनको देखा जाए तो एक का नाम रोशन आरा बताया जाता, दूसरा गोहन आरा थे और तीसरा जहां आरा थी। ये जो जहां आरा थी, इसको औरंगजेब ने एक उपाधि दिया था, उमिदत्व उमलीसवा की उपाधि या साहिबात उल जमानी की उपाधि। ये साहिबात उल जमानी की उपाधि ऑलरेडी पूछा हुआ सवाल है कि ये उपाधि से किसको संबोधित किया गया था, तो आपको याद रखना है जहां आरा जो थी शाहजहां की पुत्री, उसी को साहिबात उल जमानी या उमदत्व उमलेसवा की उपाधि से, ये उपाधि किसने दिया था याद रखिएगा, औरंगजेब ने इस उपाधि को दिया। 1631 के आसपास का वो समय आता है जो 1612 में जिस अर्जुबंद बानो बेगम से ये शादी किया था, 1631 के आसपास बताया जाता है उस अर्जुबंद बानो बेगम यानी कि मुमताज महल की मृत्यु हो जाती है और उसके मर जाने के बाद आगरा में उसके कब्र के ऊपर शाहजहां एक भवन का निर्माण करता है जो विश्व प्रसिद्ध भवन के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग ताजमहल के नाम से भी जानते हैं। तो ताजमहल का जो निर्माण हुआ था वो अपने बीवी के मृत्यु होने पर उसके कब्र के ऊपर आकर के शाहजहां इतना ज्यादा बेकाबू हो चुका था कि वो इतनी ज्यादा संपत्ति इसमें लगा दिया था कि एक इतिहासकार आते हैं, जो एक अंग्रेजी यात्री आता है, व्यापारी आता है, जिसका नाम पीटर मुंडी बताया जाता है। ये बताता है कि 1630 से 32 का वो समय था जब शाहजहां अपनी पत्नी के मरने के बाद सदमे में आकर के इतनी ज्यादा संपत्ति को ताजमहल में लगवा देता है कि उसके शासन काल के दौरान जो दक्कन का क्षेत्र था, उस दक्कन के क्षेत्र में भीषण दुर्भिक्ष पड़ जाता है, यानी कि अकाल पड़ जाता है। तो भीषण दुर्भिक्ष का भी विवरण पूछा जा चुका है कि शाहजहां के शासन काल में जो दुर्भिक्ष पड़ा था उसका विवरण कौन देता है, तो कहिएगा एक अंग्रेजी व्यापारी था और उसका नाम क्या था, तो आपको याद रखना है पीटर मुंडी उसका नाम बताया जाता है। और ये यही बताता है कि शाहजहां अपनी पत्नी के सदमे में आके काफी ज्यादा संपत्ति को ताजमहल के निर्माण में लगवा देता है। परिणाम स्वरूप उसके शासन काल में दक्कन क्षेत्रों में दुर्भिक्ष पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है। जिस ताजमहल को उसने बनवाया था उस ताजमहल का अगर डिजाइनर देखा जाए, जो डिजाइन किया था वो इब्न इंसाफ था और ताजमहल को बनाने वाला जो मुख्य कलाकार था वो उस्ताद अहमद लाहौरी उसका नाम बताया जाता है। शाहजहां के जीवन को अगर देखा जाए, जब जहांगीर के शासनकाल में था, अभी तो वो गद्दी पे बैठ नहीं रहा है, अभी उसकी गद्दी जो राज्याभिषेक हो रही है 1628 में होगी उसकी राज्याभिषेक, अभी वो गद्दी पे नहीं बैठ रहा है, अभी 1612 में वो वैवाहिक संबंध कर रहा है। इस 12 के बाद की अवधि को हम लेके चलते 14 में बताते हैं। ये बीच की बात इसलिए बताया क्योंकि उसके बीवी से ही संबंधित था, तो यहाँ जोड़ के मैं उसको बताना जरूरी समझा क्योंकि ये भी उसके ही संबंध में सवाल के रूप में पूछे जाते हैं। तो 12 में ये शादी कर रहा है, शादी के बाद इतनी सारी घटनाएं घटित हो रही है उसको मैंने बता दिया। 1614 में देखा जाए तो ये मेवाड़ के क्षेत्र को जीत लेता है और 1616 में देखा जाए तो ये दक्षिण में अभियान करने के लिए जाता है और दक्षिण में अभियान पे भी पूरी तरह से सफलता हासिल कर लेता है। इस सफलता से जहांगीर इतना ज्यादा प्रभावित हो जाता है इस पे कि प्रभावित होकर के खुश होकर के जहांगीर इसको एक उपाधि देता है। 1617 में जहांगीर इसको एक उपाधि देता है और खुर्रम को जो उपाधि दिया था वो उपाधि था शाहजहां का, यानी कि 1617 से खुर्रम शाहजहां के नाम से इतिहास में विख्यात हो जाता है। इसको शाहजहां की उपाधि दे देता। 1622 के आसपास देखा जाए, 14 में मेवाड़ जीता, 16 में दक्षिण अभियान जीत रहा है, 17 में इसको उपाधि मिल जा रहा है। लेकिन 1622 के आसपास देखा जाए तो वो शाहजहां जो अपने पिता के नेतृत्व में रह करके, अपने पिता के अंडर में रह करके तमाम सारे अभियान करके जहांगीर को उपलब्धि हासिल करवा रहा, वो लड़का अब अपने पिता के खिलाफ खुद विद्रोह छेड़ दिया।
यानी कि खुर्रम जो था, शाहजहां जो था, वो खुद जहांगीर के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। और जहांगीर के खिलाफ विद्रोह क्यों छेड़ा, इसके पीछे कारण ये था कि जहांगीर ने इतनी ज्यादा वो अपनी वासना की भूख में आकर के जो वैवाहिक संबंधों को लगातार स्थापित करते चला गया था, उसमें जब वो नूरजहां के साथ शादी करता है तो नूरजहां उसको पूरी तरह से हैंडल करने के लिए अपने वश में कर लेती है। और मैंने जहांगीर पढ़ाते समय बताया था कि उसने नूरजहां गुट का निर्माण कर दी, जिसमें अपने पिता, अपने भाई, अपनी माता को रखे थे सदस्य के रूप में, और खुर्रम को भी सदस्य के रूप में रखे थे। 1622 में जाकर के खुर्रम क्या करता, नूरजहां की नीतियों से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं था, उसको बुरा लगा और नूरजहां गुट से क्या करता, वो तुरंत बाहर निकल जाता है और नूरजहां गुट से बाहर निकल के सीधे अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह जारी कर देता। कहा जाता है 1622 से वो तड़ातोड़ विद्रोह करता रहा, लेकिन जहांगीर खुर्रम जो था वो दक्षिण के क्षेत्रों में जब अभियान करने के लिए गया था तो दक्षिण क्षेत्र में अभियान के समय ही उसको सूचना मिल जाता है 1627 में जाकर के कि उसके पिता जो जहांगीर थे उनकी मृत्यु हो गई। इस बात की जानकारी को पा करके शाहजहां क्या कर चुकी, शाहजहां उस समय दक्षिण के क्षेत्र में था, तो जैसे उसको ये सूचना मिलता है 1627 में उसके पिता की मृत्यु हो गई, तो उसने आसफ खां को सूचना देता है कि जहांगीर के मर जाने यानी पिता के मरने के बाद जितने राजघराने में उत्तराधिकार के लिए लड़के तैनात हैं उन सारे बच्चों को सरेआम कत्ल कर दो, यानी कि सारे बच्चों को जान से मार देने के लिए उसने इजाजत देता है आसफ खां को। लेकिन आसफ खां सारे लोगों के साथ तो घिनौना हरकत करता है, लेकिन खुसरो के साथ ऐसा नहीं करता है। आसफ खां क्या करता है, जब शाहजहां दक्षिण के क्षेत्रों में युद्ध कर रहा है और वो सूचना दे रहा है कि जब तक मैं आऊं ना, जहांगीर के मरने के बाद जब तक मैं आऊं ना तब तक तुम राजघराने के सारे लोगों का हत्या कर दो, लेकिन आसफ खां ऐसा करता नहीं। आसफ खां जो खुसरो का लड़का था उसका नाम दावर बख्श बताया जाता है। ये वही खुसरो था जो अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह छेड़ा था। ये वही खुसरो था जिसको जहांगीर ने अंधा करवाया। ये वही खुसरो था जिसको शाहजहां के दक्षिण अभियान के दौरान जहांगीर उसके साथ भेज के षड्यंत्र के माध्यम से खुसरो का हत्या करवाया था। उस खुसरो के लड़के दावर बख्श को आसफ खां क्या करता है, सीधे गद्दी पे बैठा देता है जहांगीर के मरने के बाद। जब शाहजहां दक्षिण से लौट करके आता है, दावर बख्श को गद्दी पे देखता है, तो दावर बख्श को आसफ खां ने कूटनीतिक चाल के हिसाब से बैठाया था ताकि राजघराने में कोई हलचल ना हो। जैसे शाहजहां उधर से आता है तो खुद ही आसफ खां ने दावर बख्श को क्या करता है, मार देता है, जान से मार देता है, इनको खत्म कर देता है। यही कारण है कि दावर बख्श किसी के कहीं का नहीं हुआ, ना घर का हुआ ना घाट का। इसको इतिहास में एक नाम से पुकारा जाता है, इसे बलि का बकरा के नाम से संबोधित किया जाता है। यानी कि किधर का भी नहीं हुआ, ये राजनीतिक मुद्दों में आकर के ऐसा फंस जाता है कि उसे लगा कि मुझे बादशाह बनाया जा रहा, लेकिन वो तो राजनीतिक मुद्दा था। जब तक शाहजहां आए ना तब तक इसको बादशाह के रूप में बैठाए रहना है ताकि साम्राज्य में कोई और विद्रोह करने के लिए तैनात ना हो। और जैसे शाहजहां दक्षिण से आ जाता है तो इस दावर बख्श को जान से मार दिया जाता है और शाहजहां क्या करता है, 1628 में अपना राज्याभिषेक करवाता है। यानी कि शाहजहां के सारे जीवन परिचय को मैंने बताया, अब हम बताते हैं आपको इसका राज्याभिषेक। तो 1628 में जाकर के शाहजहां का आगरा की गद्दी पे बैठाया गया, और जब ये आगरा की गद्दी पे बैठता है तो एक ये उपाधि धारण करता है, और इतना बड़ा ये ससुरा उपाधि धारण किया। इसका उपाधि जरा नोट करिएगा, अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण एहसानी। इतनी बड़ी उपाधि था इसका। इसकी उपाधि याद रखना आपको, अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण एहसानी की उपाधि को धारण करके 1628 में शाहजहां गद्दी पर बैठता है। यानी कि मुगलों में देखा जाए तो जहांगीर के बाद होने वाला अगला सत्ता का संचालन कर्ता बन गया। जहांगीर जैसे गद्दी पे बैठता है तो अपने वफादार आसफ खां, जो आसफ खां इसके कहने पे राजघराने के लड़कों को मारा है, जो आसफ खां दावर बख्श का हत्या कर दिया, शहरयार का हत्या कर देता है, उस आसफ खां को शाहजहां गद्दी पे बैठने के बाद वजीर का पद दे देता है।
और साथ ही साथ महावत खां, जो महावत खां झेलम नदी के तट पे विद्रोह करके जहांगीर को, नूरजहां को कैद किया था, उसको क्या करता है, महावत खां को भी बुलाता है और उसको एक उपाधि देता है खान खाना के, यानी कि शाहजहां अपने पिता के हत्यारा था महावत खां, इस महावत खां को उपाधि देता है खान खाना की उपाधि देकर के उसको सम्मानित करता है। इसके अलावा देखा जाए तो शाहजहां के जहांगीर की जो सबसे खूबसूरत पत्नी नूरजहां थी, इस नूरजहां को क्या करता है, 2 लाख रुपया प्रति वर्ष पेंशन के आधार पर उसको सीधे कहा कि आप लाहौर का दौरा करिए, वहीं अपना जीवन व्यतीत करिए, और वहीं जाकर के 1645 के आसपास नूरजहां की मृत्यु हो जाती है। शाहजहां से संबंधित मुद्दों को अगर देखा जाए तो वो गद्दी पे बैठ के बहुतों सारा काम किया, उसके शासनकाल में बहुतों सारे विदेशी यात्री भी चल के आते हैं। जिस तरह से अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने की कोशिश किया था, शाहजहां भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। शाहजहां क्या करता, अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के उद्देश्य से उसने एक नगर बनाया था, शाहजहानाबाद नगर की स्थापना किया था, जिस नगर को आपको याद रखना है ये किस नदी के तट पे था, तो याद रखना आपको यमुना नदी के तट पे शाहजहानाबाद नामक एक नगर बसाता है। और इस शाहजहानाबाद नगर में, ये दिल्ली में ही है, सपोज करिए मान के चलिए कि ये दिल्ली ही है एक तरह से, ये यमुना के तट पे जो शाहजहानाबाद नगर बसाता है, इस नगर का देखा जाए शाहजहानाबाद नगर का सबसे प्रमुख किला शाहजहां ने जो बनवाया वो लाल किला था। यानी कि जो शाहजहां ने लाल किला बनवाया था वो शाहजहानाबाद नगर में बनाया था, जिस शाहजहानाबाद को वो राजधानी बनाने के उद्देश्य से बसाया था, और उसको आज के डेट में हम लोग दिल्ली के नाम से जानते हैं। ये लाल किला जो बनाया शाहजहां ने उस शाहजहानाबाद नगर में, इस लाल किला के 2 दरवाजा खोला था। एक पश्चिमी दरवाजा था जिसको लाहौरी दरवाजा कहा जाता है, और एक साउथ में था जिसको दिल्ली दरवाजा के नाम से जाना जाता है। तो लाल किला के 2 दरवाजे भी आपको याद रखना, पश्चिमी दरवाजा जो है लाहौरी दरवाजा, और दक्षिणी दरवाजा जो है वो दिल्ली दरवाजे के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो शाहजहां मुगलों में आने वाला एक ऐसा बादशाह दिखाई देता है जिसके शासनकाल में कहा जाता है सबसे इसी के शासनकाल में देखा जाए तो जो उपनिषद थे, उन उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया। जो भारतीय धर्म परंपरा से जुड़े हुए ग्रंथ उपनिषद हैं, उस उपनिषदों को फारसी में अनुवाद करवाया गया, और फारसी में अनुवाद करने वाला कौन सा शख्स था, वो कोई और नहीं था, शाहजहां का खुद औलाद दारा शिकोह था। दारा शिकोह ने सिर ए अकबर नामक एक शीर्षक में भारत के धार्मिक ग्रंथों को देखा जाए तो 52 उपनिषद, ये भी याद रखना आपको, 52 उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया था। सिर ए अकबर शीर्षक भी आपको याद रखना है। इतिहासकार लेनपुन जो आते हैं वो दारा शिकोह की उदारता, दारा शिकोह को धर्म के प्रति निष्ठा, ऐसे तमाम सारे कार्यों को देख करके बहुत ज्यादा इतिहासकार लेनपुन उसके मिले हुए साक्ष्यों से प्रभावित होते हैं, और प्रभावित होकर के इतिहासकार लेनपुन दारा शिकोह को लघु अकबर की संज्ञा देते हैं। कहते हैं कि अकबर के मरने के बाद ये दूसरा यानी कि छोटा अकबर, लघु अकबर के नाम से इसको संबोधित करते हैं। वहीं पे शाहजहां ने अपने बेटे को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि भी दिया था। शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि देता है, और इतिहासकार लेनपुन दारा शिकोह को लघु अकबर की उपाधि देते हैं, इसलिए क्योंकि दारा शिकोह जो था वो बहुत ज्यादा धर्म के प्रति निष्ठा रखने वाला था, बहुत ज्यादा उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था, यानी कि अकबर के जैसे लक्षण उसके अंदर विद्यमान दिखाई देते थे, शांत स्वभाव प्रवृत्ति दिखाई देते थे, इसीलिए इस तरह की उपाधि से इसको संबोधित किया गया। भारत की धरती पे होने आज जब जितने इतिहास चले, इन इतिहासों में देखा जाए तो हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कोई था इस भारत में, तो वो कोई और नहीं दारा शिकोह था। वो दारा शिकोह था जो भारतीय धर्म परंपरा से जुड़े हुए हिंदू धर्म ग्रंथों का सबसे पहले अध्ययन किया था। इस डाटा को भी आपको याद रखना है। इतिहासकार A.L. श्रीवास्तव आते हैं। शाहजहां ने बहुत सारे चीज बनाए, वो मैंने बताया पहले आपको कि सारे प्रमुख ग्रंथ एक पास, सारी रचनाएं और उसके फारसी या जितने सारे अनुवाद है उसको एक पास लेके आऊंगा।
हर बादशाहों के समय बने हुए किला जितने सारे उसको एक पास लेके आऊंगा, मनसबदारी पे एक क्लास लेके आऊंगा। मैं सारा अलग अलग इसलिए कहा लेके आऊंगा, इसलिए इसमें खिचड़ी जैसा नहीं बनाने की कोशिश करता मैं। यहाँ हम लोगों को ये देखना है कि जो इतिहासकार A.L. श्रीवास्तव आते हैं, ये इतिहासकार A.L. श्रीवास्तव शाहजहां का शासनकाल बताते हैं मुगल काल का स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था। ये एल श्रीवास्तव को याद रखना है, ये शाहजहां का शासनकाल मुगल काल के स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं, इसलिए क्योंकि शाहजहां जो था वो स्थापत्य के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा ध्यान देता था। स्थापत्य बोले तो स्थापित करवाया, मतलब स्थापत्य मतलब कुछ बनवाया, चाहे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कुछ हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्थापत्य कला बोलते हैं। तो स्थापत्य के क्षेत्रों में आर्किटेक्चर क्षेत्र में बहुत ज्यादा ध्यान देता है शाहजहां का, जो इसीलिए याद रखना आपको स्थापत्य कला का मुगल काल के स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां का शासनकाल बताया जाता है। शाहजहां का जो राज कवि था वो कलीम था। दूसरा जो राज कवि बताया जाता वो पंडित जगन्नाथ था, जिस पंडित जगन्नाथ की रचना मिलती है रस गंगाधर और गंगा लहरी। शाहजहां ने इस पंडित जगन्नाथ को महाकविराज की उपाधि दिया था, ये भी आपको याद रखना है। शाहजहां पंडित जगन्नाथ को महाकविराज की उपाधि देता है। शाहजहां के शासनकाल में जो चित्रकार थे वो मोहम्मद फकीर थे। मोहम्मद फकीर और मीर हासिम इसके शासनकाल के संबद्ध चित्रकार बताए जाते हैं। अगर हम बात करें शाहजहां से संबंधित संगीतज्ञों के बारे में, तो एक बहुत ही फेवरेट संगीतज्ञ दिखाई देते हैं जिनका नाम लाल खां बताया जाता है। और शाहजहां लाल खां जैसे संगीतज्ञ से इतना ज्यादा प्रभावित होता है कि उनको एक उपाधि से संबोधित करता है, और उपाधि उनको दिया था गुड़ समंदर की उपाधि से संबोधित करता है। हम लोग जब दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे तो वहां पे एक शासक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, बलबन के बारे में। और बलबन को पढ़ाते समय मैंने बताया था कि उसने दो परंपराओं को लागू किया था लोगों के अंदर भय पैदा करने के लिए, और वो दो परंपरा क्या था, एक था सिजदा और एक था पाबोस। यानी कि सुल्तान के सामने क्या करना होगा, सिर झुकाना पड़ेगा और सुल्तान का पांव चूमना पड़ेगा। ये दो नवीन परंपरा को लेके आया था। शाहजहां क्या करता है, इस सिजदा और पाबोस परंपरा को समाप्त कर देता है। ये भी सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, सिजदा पाबोस को किसने लाया, बलबन ने, समाप्त किसने किया? तो याद रखना आपको, शाहजहां ने इसे समाप्त कर देता। अकबर के द्वारा लाया गया जो इलाही संवत था, शाहजहां इसको भी समाप्त कर देता है। और शाहजहां एक नया कैलेंडर जारी करता। संवत मतलब कैलेंडर, आप समझिएगा। एक नया संवत या नया कैलेंडर जारी करता है जिसको हिजरी संवत कहा जाता। ये वही हिजरी संवत है जो इस्लाम धर्म के संस्थापक के मक्का से मदीना जाने के बाद जिसको लाया गया था, यानी कि इस्लाम धर्म के कैलेंडर। यानी कि हजरत मोहम्मद साहब को पढ़ते समय हम लोगों ने जब देखा, मक्का के लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया था, मदीना जाकर के अपने धर्म प्रचार किया। तो मक्का से मदीना जो जा रहे हैं 632 के आसपास की जो घटना घट रही है वो हिजरी संवत कहला रही है, तो उस वाले फेज को इसने लागू किया। इसका जो सिंहासन था वो तख्ते ताउस, उसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, ऐसा ऐतिहासिक साक्ष्य बताया जाता है। मयूर सिंहासन को अगर देखा जाए, बनाने वाला जो कलाकार था उसका नाम बेबादल खां बताया जाता है। इतनी सारी बातों को आप नोट करिए। अभी शाहजहां से संबंधित जो मुद्दे हैं इसी पार्ट 1 से ही रिलेटेड अभी कुछ और हैं जिसको मैं यहीं पे आपको बताता। पहले इतनी सारी मुद्दों को आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। शाहजहां के शासनकाल में आने वाले जो विदेशी यात्री थे, अगर उसको देखा जाए तो विदेशी यात्रियों में एक आता है ट्रे वर्नियर करके आता है और एक वर्नियर करके बताया जाता है। ये फ्रांसीसी यात्री थे, इसको आपको याद रखना है। साथ ही साथ पीटर मुंडी मैंने बताया यहाँ पे अंग्रेज व्यापारी था, ये आया था। और एक आया निकोलाओ मनुची करके, ये संभवतः अंग्रेज बताया जाता है। इसके अलावा शाहजहां से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बिंदु में मैंने छोड़ा था उसको ये लिखना आपको। शाहजहां इतिहास का ऐसा शासक आता है जो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा देता है। इसके अलावा देखा जाए तो हिंदुओं को मुस्लिम दास रखने पर भी प्रतिबंध लगा देता है। कोई भी हिंदू मुसलमान व्यक्ति को दास नहीं बना के रख सकता है। और साथ ही साथ देखा जाए तो जो राजपुताना थे खानदान से, उन राजपुताना घरानों के लिए भी एक अलग कानून लेकर के आया था
और शाहजहां का यह आदेश था कि राजपूतों को ऊंचे पदों को नहीं देना है, यानी राजपूतों को ऊंचे पद देने पर प्रतिबंध लगा देता है और साथ ही साथ राजपूत घरानों में वैवाहिक संबंध को भी स्थापित करने के लिए प्रतिबंधित कर देता है। इसके अलावा शाहजहां को देखा जाए तो हिंदुओं को मुसलमान बनने के लिए उसने पृथक विभाग खोला था। शाहजहां ज्यादा से ज्यादा हिंदू लोगों को मुसलमान कन्वर्ट करने में बहुत ज्यादा लगा हुआ था। इसके लिए उसने ऑलरेडी एक दफ्तर ही खोल रखा था जहां हिंदू व्यक्तियों को जलील किया जाता था और जलील मजबूर करके उनको मुसलमान बनने के लिए मजबूर किया जाता था। इस तरह से देखा जाए तो शाहजहां से संबंधित आने वाला जो पार्ट 1 की वीडियो थी, जिसमें मैंने जीवन परिचय, राज्याभिषेक और इसकी उपलब्धि साथ ही साथ कुछ कार्यों पे बातचीत किया, इसको मैं कवर किया। पार्ट 2 की जो क्लास लेकर के आऊंगा मैं, उसमें हम आपसे बातचीत करेंगे साम्राज्य विस्तार से रिलेटेड, साम्राज्य विस्तार, उसके अलावा देखा जाए तो इसके शासनकाल में हुए विद्रोह, और तीसरे नंबर पे जो मैं बात करूंगा वो करूंगा उत्तराधिकार का युद्ध। जिस उत्तराधिकार के युद्ध को पढ़ा जाएगा साथ ही साथ यहीं शाहजहां की मृत्यु हो जाएगी। तो इतने सारे मुद्दों को मैं शाहजहां के पार्ट 2 वाली क्लास के साथ मिलता हूं, तो वहां आपसे बात करता हूं। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि हमारी मनोबल बढ़ती रहे और मैं पूरी निरंतरता के साथ आपके साथ जुड़ा रहूं और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक उपलब्ध करवाता हूं। तो मिलता हूं अपनी अगली क्लास में शाहजहां के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।